A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 5th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Sex and Violence. Sex हो गया शारीरिक संबंध, violence का मतलब हो गया हिंसा, on marital rape. Marital हो गया वैवाहिक, rape का मतलब हो गया बलात्कार। तो फिलहाल देखा जाए जो मैरिटल रेप की बात की गई है तो यहाँ पर बताया गया कि शादी के बाद अगर पत्नी के साथ फोर्सफुली तरीके से उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो क्या उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इसी मुद्दे को इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। द गवर्नमेंट यानी सरकार को क्या करना होगा, शुड स्पेल आउट का मतलब एक्सप्लेन करना कि सरकार को इस बात की व्याख्या करनी होगी कि सरकार का करंट स्टैंड यानी सरकार का इस मैरिटल रेप को लेकर उसका क्या रुझान है, क्या पक्ष है ऑन मैरिटल रेप यानी शादी के बाद जब पत्नी को फिजिकली अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो क्या उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा इस बात को लेकर। इस टाइम ये सही समय है द यूनियन गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के लिए टुक अ कैटेगोरिकल स्टैंड। कैटेगोरिकल का मतलब हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा। स्टैंड का मतलब मूव हो गया, एक कदम हो गया कि सरकार को एक पक्ष लेना होगा। ये सही समय है सरकार को एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्या लेना होगा, एक स्टैंड लेना होगा ऑन द इश्यू ऑफ ट्रीटिंग मैरिटल रेप एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। कि सरकार को ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है, क्या मैरिटल रेप को एक ऑफेंस माना जाना चाहिए जिसके अंदर क्या होता है, शादी के बाद अगर पत्नी को फिजिकली अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो क्या उसको एक ऑफेंस माना जाएगा, क्या उसको एक अपराध माना जाएगा। तो सरकार को इसको लेकर अपना रवैया साफ करना चाहिए कि क्या सरकार के हिसाब से वो एक ऑफेंस है, क्या वो ऑफेंस नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। इट इन्फॉर्म्ड, सरकार ने इस बात की सूचना दी थी किसको, दिल्ली हाई कोर्ट को दिस वीक, इसी हफ्ते, दैट इट वाज हैविंग अ रीलुक, कि सरकार क्या कर रही थी, रीलुक कर रही थी, रिकंसिडर कर रही थी, इसके ऊपर विचार कर रही थी एट इट्स पोजीशन। कि फिलहाल अगर देखा जाए कि ये जो मैरिटल रेप है इसके ऊपर पुनः विचार किया जा रहा था। स्पेल्ट आउट व्याख्या करना, ओवर 5 years अगो यानी 5 सालों से इसके ऊपर क्या चल रहा है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। यानी 5 सालों से इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से विचार चल रहा है। इन 2017 के अंदर द गवर्नमेंट हैज अपोज द रिमूवल ऑफ द स्टैच्यूटरी एक्सेप्शन इन Section 375 of IPC for rape committed by a man on his wife if she is not below 18 years of age। अगर फिलहाल देखा जाए तो गवर्नमेंट हैज अपोज्ड यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, अपोज किया था, किस चीज को अपोज किया था, द रिमूवल ऑफ द स्टैच्यूटरी एक्सेप्शन का मतलब हो गया एक अपवाद, यानी कानूनी तौर पर 375 सेक्शन के हिसाब से आईपीसी के अंदर इंडियन पीनल कोड के तहत अगर एक आदमी अपनी वाइफ के साथ मतलब क्या करता है, रेप कमिटेड बाय अ मैन, मतलब क्या किया जाए उसको, अगर एक आदमी अपनी वाइफ के साथ रेप करता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा अगर वो औरत जो है 18 साल से उसकी एज कम नहीं है, यानी 18 साल से ऊपर की है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये एक मतलब क्या था, उसने क्या किया था, ये जो फिलहाल देखा जाए तो इसको अपोज किया था, इस मतलब ये जो एक्सेप्शन मिला हुआ था एक तरीके से सेक्शन 375 के हिसाब से, तो इसको सरकार ने अपोज किया था 2017 के अंदर, जिसके तहत अगर एक आदमी अपनी वाइफ के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है, लेकिन अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। द रिमार्क्स, मतलब ये जो रिमार्क्स का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से टिप्पणी करना, ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और उस टाइम मतलब अगर बात की जाए तो जो वुमेन महिला चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, स्मृति ईरानी इन पार्लियामेंट ऑल्सो डू नॉट थ्रो मच लाइट ऑन द मैटर। और जो स्मृति ईरानी जो कि
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है, मंत्री हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला, इस मुद्दे पर ज्यादा रोशनी नहीं डाली. शी merely rarely said the government was engaged in a process to introduce comprehensive amendments to criminal law. तो उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो किस बात में इंगेज थी, सरकार इस बात में इंगेज थी, बिजी थी कि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड अमेंडमेंट्स का सुधार हो गया, जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, लॉ है, उसके अंदर बहुत सारे वो एक डिटेल्ड संशोधन करने चाहती थी सरकार. तो सरकार उस काम में बिजी थी, जिसकी वजह से जो मैरिटल जो रेप है उसको एक तरीके से कंसीडर नहीं किया गया, या इसके ऊपर जो फैसला लिया जाना था वो फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार मतलब जो क्रिमिनल लॉ है उसके ऊपर डिटेल्ड क्या कर रही थी, अमेंडमेंट्स लाने का प्रयास कर रही थी. इंडिकेटिंग, इस बात पर इशारा करना, परहैप्स the criminalizing of marital rape is unlikely to be taken up in isolation. और जो मतलब ये जो फिलहाल विचार किया जा रहा है, क्या जो मैरिटल रेप है उसको अलग से उसको ट्रीट किया जाएगा, क्या उसको रेप माना जाएगा, ये इशारा करता है इंडिकेटिंग दैट द क्रिमिनलाइजिंग यानी अपराधीकरण करना, मैरिटल रेप शादी के बाद जो बलात्कार किया जाता है, इज अनलाइकली, नॉट गोइंग टू हैपन टू बी टेकन अप इन आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब हो गया एक तरीके से स्टेट ऑफ सेपरेशन, कि मतलब उसको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं शादी के बाद अगर सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, वैसे हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी है, ठीक है, अलग अलग तरह के मतलब केसेस तो हैं, लेकिन क्या मैरिटल रेप को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा? तो ऐसे चांसेस कम लगते हैं कि देखिए मैरिटल रेप इज अनलाइकली टू बी टेकन अप इन आइसोलेशन, मतलब इसका कहीं ना कहीं जो इसको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा ऐसा लगता है, इंडिकेट तो ऐसा ही होता है. एट द सेम टाइम शी ऑब्जर्व, उन्होंने इस बात को भी ऑब्जर्व किया, विचार करना, दैट इट वुड नॉट बी एडवाइजेबल टू कंडेम एवरी मैरिज एज वायलेंट वन. और एट द सेम टाइम कंडेम का मतलब हो गया एक तरीके से आलोचना करना, निंदा करना, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, निंदा करना. तो एट द सेम टाइम उनकी जो टिप्पणी थी, उस टिप्पणी के अंदर उनके टिप्पणी से भी ऐसा लगा कि मान लो वो इस बात को कंडेम करती हैं कि ये एडवाइजेबल नहीं होगा कि एवरी मैरिज, कि हर एक शादी जो है इज अ वायलेंट वन, कि हर एक जो शादी है वो मतलब हिंसा से भरी हुई है, हर एक शादी के अंदर ऐसा होता है. तो अगर इसको एक कॉमन चीज मान के चला जाएगा तो ये कहीं ना कहीं एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि हर एक शादी जो है वो शादी के अंदर हिंसा नहीं होती है. एंड एवरी मैन इज रेपिस्ट, और ना ही हर एक आदमी, शादीशुदा आदमी रेपिस्ट होता है. वन कैन ओनली इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब एक तरीके से किसी चीज को समझना. दिस इज ए साइन, ये एक संकेत है क्या, दैट दी गवर्नमेंट इज क्वाइट वेरी ऑफ, वेरी ऑफ का मतलब हो गया एक तरीके से सस्पिशियस, डाउट अबाउट इट, मतलब संदेहजनक होना, ऑफ अग्रीइंग विद द बॉडी. और कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया लगता है, सरकार मतलब संदेहजनक स्थिति के अंदर है, सरकार शक के अंदर है या डाउटफुल है, किस बात को लेकर, अग्रीइंग सहमत होना, विद बॉडी ऑफ ओपिनियन. ये बहुत सारे जो लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं कि शादी के बाद अगर सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो उसको रेप की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं क्या लगती है, सहमत हुई दिखाई नहीं पड़ती इन ओपिनियन के साथ, दैट फेवर्स रिकॉग्नाइजिंग रेप एज समथिंग दैट कुड हैपन विद द मैरिज टू. कि मतलब जिन लोगों का ऐसा मानना है कि शादी के बाद भी अगर सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है वाइफ को तो उसको रेप की कैटेगरी में ही डाला जाना चाहिए, लेकिन सरकार के रवैये से ऐसा लगता है शायद सरकार इस बात को लेकर डाउटफुल है, सरकार उस ओपिनियन के साथ सहमत नहीं दिखाई पड़ती है. राइट, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड. देखो, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने स्पेल आउट यूज कर लिया जो कि V1 है आपका. यहां पर देखो इट इज टाइम, देखो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब कभी कोई सेंटेंस आपका इट इज टाइम के साथ स्टार्ट होता है तो बाद में आप जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आप यूज कर लेते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें, इट इज टाइम तो गवर्नमेंट ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने टुक यूज कर लिया, राइट. तो यहाँ पे V2, यानी इट इज टाइम के बाद आप हमेशा ही V2 यूज करते हैं, तो ये ध्यान में रखना आपको. हैड अपोज्ड, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया. वॉज इंगेज्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका ये.
ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद अग्रिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस आईएनजी जेरिंड है आपका। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने हैपन यूज कर लिया, जो कि जनरली अगर देखा जाए जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है वो अपने साथ V1 लेकर चलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। In 2016 के अंदर द गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ मैरिटल रेप, और 2016 के अंदर जो सरकार है उसने क्या कर दिया था, मैरिटल रेप को लेकर जो कंसेप्ट लाया गया था कि शादी के बाद अगर वाइफ को क्या किया जाता है, उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो उसको मैरिटल रेप माना जाएगा, उसको वैवाहिक बलात्कार माना जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट था उसको सरकार ने 2016 के अंदर क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उसको मना कर दिया था, सेइंग, ये कहते हुए कैन नॉट बी अप्लाइड, कि ये जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं हो सकता है टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो भारतीय जो संदर्भ है उसके अंदर, भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है, जो भारतीय जो इन्वायरमेंट है वहां पर इस कंटेक्स्ट को शामिल नहीं किया जा सकता है। क्यों? ड्यू टू वेरियस फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस नियम को यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लाइक लेवल्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है उसको लेकर, इलिटरेसी, अनपढ़ता यहाँ पे बहुत सारी है, पॉवर्टी, गरीबी है, माइग्रेट का मतलब होता है ह्यूज, अनकाउंटेबल, सोशल कस्टम्स, बहुत सारी हमारे यहाँ पे कस्टम्स है, रीति रिवाज है, वैल्यूज, मतलब यहाँ पे वैल्यूज का मतलब जो अगर देखा जाए हम सभी के डिफरेंट वैल्यूज हैं, एंड रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस धार्मिक बिलीफ का मतलब श्रद्धा, मतलब अलग अलग हमारे जो धार्मिक आस्था है उसको लेकर, एंड माइंडसेट, और लोगों का जो माइंडसेट है, जो परसेप्शन है, विचारधारा है ऑफ दिस सोसाइटी टू ट्रीट मैरिज एज ए सेक्रेमेंट। सेक्रेमेंट का मतलब हो गया एक तरीके से रिलीजियस सेरेमनी, जिसको आप बोल सकते हैं वैवाहिक उत्सव। ये सारे के सारे वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये कंसेप्ट है मैरिटल रेप का, उसको इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर लागू करना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडिया के अंदर। देयर इज नो इंडिकेशन, इस बात की तरफ कोई भी इशारा नहीं है, दैट एज टू का मतलब अबाउट द शॉर्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हिज फॉर्मुलेशन। फिलहाल अगर देखा जाए इस बात का कोई भी साइन नहीं है अबाउट दिस शॉर्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम दिस फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब होगा एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन, लागू करना। मतलब अगर देखा जाए तो फिलहाल अगर देखा जाए देयर इज नो इंडिकेशन, मतलब इस बात का कोई भी सूचक नहीं है या कोई संकेत नहीं है कि फॉर्मुलेशन, ये जो फिलहाल जो कानून है इससे इसके फॉर्मुलेशन को डिपार्चर किया जाएगा, इसकी तरफ कंसिडर नहीं किया जाएगा। इफ एनी द प्रपोज रिकंसिडरेशन विल लीड टू, और अगर मान लो इन केस, फिलहाल तो अगर इसको क्या किया गया, फॉर्मुलेट नहीं किया गया है, इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन अगर इसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा विल लीड टू, तो ये जो कानून है कहां तक आगे जाएगा। प्रपोज्ड रिकंसिडरेशन का मतलब दोबारा से इसको कंसिडर करने की, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए जो मैरिटल रेप है उसको कंसिडर नहीं किया गया था, अभी तक उसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन फिलहाल जो बहुत सारे लोगों की बात की जाए तो उन्होंने इसको रिकंसिडर करने की बात की गई है। तो ये प्रस्तावित जो रिकंसिडरेशन है जिसके तहत मैरिटल रेप को कंसिडर करने की बात कही गई है, इसका आगे क्या इफेक्ट होगा, ये कहां तक लीड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। However, हालांकि द क्वेश्चन नो लॉन्गर ब्रूक्स का मतलब हो गया टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, पुट अप विद, रिस्पॉन्स मार्क्ड बाय एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग्स और इमोशंस, जिसको आप कंफ्यूज बोल सकते हैं एक तरीके से। टेंडिंग टुवर्ड्स बाइंग टाइम, बाइंग टाइम का मतलब डिले इन समथिंग। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, क्या मैरिटल स्टेटस, क्या मैरिटल जो रेप है उसको एक क्राइम माना जाएगा, उसको ऑफेंस माना जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है नो लॉन्गर ब्रूक्स का मतलब अब मतलब ये क्या नहीं है, टॉलरेट नहीं करता है। रिस्पॉन्सेज मार्क बाय एम्बिवलेंस का मतलब मिक्स इमोशन, और टेंडिंग टुवर्ड्स टाइम, मतलब फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसको डिले नहीं किया जा सकता है, और इसको मतलब एक तरीके से मिक्स फीलिंग्स ऑफ इमोशंस। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या मैरिटल्स जो रेप है इसको एक क्राइम माना जाएगा, उसको ऑफेंस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो इसको फिलहाल डिले नहीं किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई ना कोई कंक्रीट एक डिसीजन लेना होगा, क्या इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो सरकार को इसके लिए
खुलकर क्या कहना पड़ेगा, इसका एक समर्थन करना होगा या इसके बारे में क्लियर बताना होगा, क्या इसको ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा तो कौन कौन से वो प्रोविजंस रहेंगे जिसके तहत इसको ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो एक क्लियर कट क्या होना चाहिए, एक पिक्चर होना चाहिए जिससे कि इसको समझा जा सके। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट द कोर्ट टू डिले indefinitely अनिश्चित काल तक रूलिंग का मतलब डिसीजन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब हो गया संवैधानिकता, द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल का संवैधानिक कानूनी तौर पर, द एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन इन रेप लॉ। फिलहाल अगर देखा जाए जो मैरिटल जो रेप लॉ की बात की गई थी, कानून की बात की गई थी, तो किसी ने भी ये बात की एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो कोर्ट है यानी क्या करेगी, वो इतना डिले करेगी, अनिश्चित काल तक डिले करेगी रूलिंग अपने डिसीजन देने के लिए। जो एग्जिस्टिंग जो एक्सेप्शन है जिसके तहत मान लो अगर एक आदमी अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली अब्यूज करता है लेकिन उसकी एज क्या है, उसकी एज 18 साल से ऊपर है, तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो एक एक्सेप्शन है। फिलहाल इसी बात के ऊपर पूरा मुद्दा बना हुआ है कि 18 साल से ऊपर की जो औरत है, अगर उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करता है तो उसको मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन अब ये जो डिसीजन है, क्या उसको मैरिटल रेप माना जाना चाहिए, तो ये इतना एक लंबा टाइम हो गया जिसमें जो कोर्ट है उसने भी समय मतलब टाइम बहुत ज्यादा ले लिया अपनी रूलिंग देने में, अपना डिसीजन देने के अंदर। ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। द कन्वेंशनल का मतलब हो गया परंपरागत आर्ग्यूमेंट्स, जो विवाद है, बहस है अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग रेप विद इन मैरिज। और ये मुद्दा मतलब बहुत लंबे टाइम से है कि शादी के अंदर अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को फिजिकली अब्यूज करता है या सेक्सुअली अब्यूज करता है, तो क्या उसको एक ऑफेंस माना जाना चाहिए, क्या उसको अपराध माना जाना चाहिए। दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विल बी रियून्ड। और अगर उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है, अगर उसको एक ऑफेंस माना जाता है, तो ऐसा माना गया है, वो लोग जो इस बात का फेवर करते हैं कि इसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं शामिल किया जाना चाहिए, तो उन लोगों के हिसाब से क्या होगा, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी जो वैवाहिक जो संस्था है विल बी रियून्ड का मतलब तबाह हो जाना। अगर इन केस सेक्सुअली अब्यूज को मैरिटल रेप माना जाएगा शादी के बाद, तो इससे क्या होगा, जो वैवाहिक जो संस्था है वो रियून्ड हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, एंड इट इज लाइबल टू मिसयूज। और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज किया जाएगा, नो लॉन्गर होल्ड गुड, और ये अच्छा नहीं होगा। द कंट्री हैज अडॉप्टेड ए डोमेस्टिक वायलेंस लॉ। और वैसे भी मतलब जो लोग ये इस बात का फेवर करते हैं कि शादी के बाद अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को सेक्सुअली अब्यूज करता है तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए, उनके हिसाब से द कंट्री हैज अडॉप्टेड, कि कंट्री अगर देश के पास देखे जाए तो पहले ही हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भी है, यानी घरेलू हिंसा को लेकर भी कानून बने हुए हैं। दैट इनेबल्स लागू करना कंप्लेंट्स अगेंस्ट फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। और फिलहाल अगर देखा जाए डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ है, हमारा कानून है, उसके अंदर फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज को भी क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अगर ऑलरेडी हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कानून है, तो ये मैरिटल रेप का जो कानून है इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्या है। तो ऐसा उन लोगों का मानना है जो कि मैरिटल रेप को मतलब फेवर नहीं करते हैं। द आईपीसी इंडियन पिनल कोड ऑल्सो होल्ड्स क्रूरलिटी टू बी एन ऑफेंस इन डोमेस्टिक कंटेक्स्ट। और जहां तक इंडियन पिनल कोड की अगर बात की जाए, जो क्रूरलिटी है, क्रूरता है, उसको एक ऑफेंस माना है डोमेस्टिक कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए, यानी जो हम घरेलू संदर्भ में अगर बात की जाए, तो किसी भी औरत के साथ क्या किया जाता है, अगर उसके साथ क्रूरता की जाती है तो उसको अपराध माना जाता है। देयरफॉर मतलब इंडियन पिनल कोड भी मतलब उसको एक्सेप्ट करता है। देयरफॉर मेकिंग मैरिटल रेप अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर मान लो कि मैरिटल रेप को अगर एक ऑफेंस मान लिया जाता है, इज अनलाइकली टू ruin द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एनी मोर देन कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूरलिटी वुड। मतलब अगर क्रिमिनल ऑफेंस को मतलब ये जो रेप है मैरिटल, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी अगर बात की जाए डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आप फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज को भी कंसीडर करते हैं। एट द सेम टाइम आईपीसी के तहत जो क्रूरलिटी है, जो क्रूरता है, उसको भी ऑफेंस माना जाता है। तो ऑलरेडी हमारे पास कानून है, तो वो लोग कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास कानून है, तो मैरिटल रेप का
क्या फायदा, यानी उसको इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो लोग जो मैरिटल रेप को कंसीडर करते हैं कि यस उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, उनके हिसाब से देखा जाए तो देयरफॉर इस वजह से मेकिंग मैरिटल रेप, यानी अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, उसको अपराध माना जाता है, अनलाइकली टू ruin द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एनी मोर देन कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्रूरल्टी वुड मतलब कहीं ना कहीं वो, मतलब जैसे अगर बात की जाए जो डोमेस्टिक वायलेंस है और जो क्रूरल्टी है उसके अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो जो मैरिटल रेप है वो कम क्या करेगी, मैरिटल रेप जो है वो कम जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसको रियून नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूरलिटी जैसे जो कानून है उनकी वजह से भी, मतलब अगर देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो रियून नहीं हुआ है, तबाह नहीं हुआ है। तो इन केस अगर मैरिटल रेप को भी शामिल किया जाता है तो इससे जो हमारी वैवाहिक संस्था है वो बर्बाद नहीं होने वाली है, बल्कि एक अच्छा रहेगा, जिससे क्या होगा, जो महिलाओं के अगेंस्ट जो फिजिकल अब्यूज होता है, सेक्सुअली अब्यूज होता है, तो उसके अंदर कमी आएगी, उसको क्या किया जा सकेगा, उसको रोका जा सकेगा। द एक्सेप्शन, जो एक एक्सेप्शन दिया गया है जिसके तहत मतलब अगर 18 साल से ऊपर की औरत है और उसका हस्बैंड उसके साथ फिजिकल या सेक्सुअली अब्यूज करता है तो उसको एक रेप नहीं माना जाएगा। ये जो एक्सेप्शन है गिवन टू मैरिटल रेप, हार्सबैक का मतलब वापिस आना, as the report by Justice J.S. Verma committee noted while recommending its removal to an outdated notion of marriage। और मतलब फिलहाल ये कंसीडर किया जा रहा है जिसके तहत मतलब फिलहाल पहले क्या था कि 18 साल से ऊपर की जो औरत होगी अगर उसके साथ उसका हस्बैंड किसी तरह से सेक्सुअली अब्यूज करता है, फिजिकल अब्यूज करता है, तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही आउटडेटेड पुराना एक क्या था, नोशन थी, धारणा थी, जिसके तहत उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना गया था। लेकिन फिलहाल उसको हटाने की बात की गई है कि ये एक्सेप्शन को हटाया जाए एंड दैट ट्रीटेड वाइफ एज ए हस्बैंड प्रॉपर्टी। और इससे पहले मतलब एक जो क्या था, एक एक एक, एक नोशन हुआ करता था, आउटडेटेड नोशन, मतलब एक बहुत ही पिछड़ा कह सकते हो, एक धारणा थी जिसके अंदर जो वाइफ है उसको हस्बैंड की संपत्ति माना जाता था। तो ये एक बहुत ही एक विचार, एक बहुत ही बुरी एक विचारधारा थी जिसके तहत वाइफ को, पत्नी को हस्बैंड की, पति की एक संपत्ति माना जाता था। तो इसको भी क्या किया जाए, इसको भी क्या करने की जरूरत है, इसको भी हटाने की जरूरत है, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए हैड रिजेक्टेड, आपका हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। कैन नॉट बी अप्लाइड, कैन आपका हो गया मॉडल वर्ब, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। रिकंसिडरेशन आपका नाउन हो गया, तो प्रपोज्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। टू रियून ये आपका डिफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। वाइल आपका एक कंजक्शन है जो जनरली अपने साथ जीरंड लेकर चलता है। रिकमेंडिंग यहाँ पर हो गया आपका जीरंड। एंड आउटडेटेड, देखो नोशन आपका नाउन हो गया जिसका मतलब होता है विचारधारा कह सकते हो, धारणा कह सकते हो। आउटडेटेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एंड इसलिए है क्योंकि आउटडेटेड का साउंड वोवल है, तो इसलिए आपका यहाँ पे एंड आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड। द नोशन, ये जो विचारधारा की बात की गई थी, ये जो धारणा की गई थी, धारणा की बात की गई थी। इंप्लाइड कंसेंट, इंप्लाइड का मतलब होता है निहित, शामिल होना। कंसेंट का मतलब सहमति। विद मैरिज इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड इन लो मैरिज that allow for restitution का मतलब बहाली करना, reinstatement करना, बहाली करना of conjugal का मतलब होता है वैवाहिक, matrimonial rights वैवाहिक, a remedy that either party to a marriage may avail of। फिलहाल अगर देखा जाए जो शादी के अंदर जब शादी होती तो ऑब्वियस सी बात है विद इन मैरिज इंप्लाइड कंसेंट, इंप्लाइड कंसेंट का मतलब होता है, इंप्लाइड का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, कंसेंट का मतलब सहमति। तो ये जो एक इंप्लाइड कंसेंट का जो एक नोशन है, जो विचार है, जो धारणा है, वो शादी के अंदर इंक्लूड होती है। रिफ्लेक्टिव जो इस बात को दिखाती है इन मैरिज लॉ, जो ऑलरेडी मतलब जो हमारा जो वैवाहिक जो कानून है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। अलाउ फॉर री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुनल राइट्स फॉर अ रेमेडी। और मतलब अगर देखा जाए जो वैवाहिक जो राइट्स होते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो मैरिज लॉ है उसके अंदर फिलहाल देखा जाए तो ये मैरिज लॉ के अंदर ये सारी चीजें शामिल है। दैट आइदर पार्टी टू मैरिज में अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब फायदा उठाना एक तरीके से, मतलब इन केस
मतलब ऑलरेडी अगर मैरिज लॉ की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रोविजन दिया गया है कि इन केस अगर कुछ भी एक औरत के साथ गलत होता है तो वो उसका क्या कर सकते हैं, उस मैरिज लॉ का मतलब क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकती है। एंड लुकिंग एट द मैरिज थ्रू द एनकोलिस्टिक, एनकर्निस्टिक मतलब हो गया बहुत ही आउटडेटेड, पुराना, लेंस ऑफ कवर्चर, कवर्चर का मतलब क्या हो गया, देखिए कवर्चर होता है वैसे एक तरीके से द व्यू दैट द वाइफ इज अंडर द हस्बैंड अथॉरिटी ऑलवेज। तो ये कवर्चर एक ट्रेडिशन, जो एक कह सकते नोशन है, जिसके तहत मतलब जो एक वाइफ है वो हमेशा ही क्या रहेगी, अपने हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी रहेगी, एक संपत्ति मानी जाएगी, और वो हम अपने ही हस्बैंड के हमेशा अथॉरिटी के अंदर रहेगी। तो ये जो एक पुरानी विचारधारा है, इसको क्या करना, अगर इसको उसी पुरानी चश्मे के हिसाब से देखा जाएगा, आउटडेटेड जो विचारधारा है उसके हिसाब से देखा जाएगा, शुड नॉट बी अलाउड, इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू ओवरराइड। मतलब ये जो विचारधारा है जिसके तहत औरतों को हमेशा ही हस्बैंड की संपत्ति माना जाता है और उसके और हस्बैंड को हमेशा ही अपने हस्बैंड के डोमिनेंस के अंदर रहना होता है, तो ये चीज को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब एक तरीके से अबेनमेंट, कैंसिल करना द ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब हो गया एक तरीके से फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ मैरिड वुमेन ओवर देयर पर्सन। कहीं ना कहीं मतलब जो ये जो औरत है उनका जो ये जो एक विचारधारा है जिसके तहत मतलब औरत को हमेशा ही आदमी की संपत्ति माना जाता है, और एक औरत को हमेशा ही मतलब क्या होता है, उसको अपने हस्बैंड के डोमिनेंस के अंदर रहना होता है। तो इस तरह की जो विचारधारा है उसको ओवरराइड नहीं करना चाहिए, उसको मतलब ओवरराइड का मतलब एक तरीके से उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, किसको, ऑटोनॉमी को। यानी जो 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 एक शादीशुदा जो औरतें हैं उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो आजादी है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, डोमिनेट नहीं करना चाहिए, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। तो ये आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था जिसमें हमने देखा कि बहुत ही एक अच्छा मुद्दा उठाया गया मैरिटल रेप को लेकर, राइट। तो सरकार को अपना इसको लेकर सीधा सीधा साफ रवैया देना चाहिए, और इसको एज फार एज आई डू अंडरस्टैंड, जहां तक मुझे लगता है तो मैरिटल रेप को कंसिडर किया जाना चाहिए। सो लेट अस, आपका क्या विचार है आप मुझे जरूर बताएं। So now let us discuss the grammar concept. देखिए कंसेंट हो गया आपका नाउन, और इम्प्लाइड आपका V3 हो गया, जो कि हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वैसे कंसेंट का मतलब होता है सहमति, और इम्प्लाइड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को शामिल करते हो। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। So my dear readers, this is all about from this side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.